हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रम आईएएस। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वॉरियर बिहार करंट अफेयर्स सीरीज। इसमें आपको 1 साल और उससे ज्यादा का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा दिया जाएगा और जितना भी आपको इस सीरीज में कवर करा दिया जाएगा इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 सोर्सेस को रेफर करके आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अभी हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई, जून एंड देन जनवरी से अप्रैल तक का कवर करेंगे एंड देन बैकवर्ड चलेंगे। सो अब हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है इसमें वो है मर्चा राइस से रिलेटेड। इसे जीआई टैग मिल चुका है और ये बिहार में कहाँ पे ग्रो किया जाता है, वेस्ट चंपारण। सो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसे जीआई टैग मिल चुका है। अप्रैल में इसने अप्लाई करा था और ये जो वेस्ट चंपारण का मर्चा राइस है इसे अब जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के जीआई टैग लिस्ट में ये ऐड हो चुका है। अब हम इसके मेजर ग्रोइंग एरियाज देखें, मतलब वेस्ट चंपारण में ये कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, कहाँ पे इसे उगाया जाता है जिसकी वजह से इसे जीआई टैग मिला है। मैनातांड, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर, चनपटिया ब्लॉक्स। तो आपसे ऐसे एरिया दे देगा क्वेश्चन में और आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये किस लिए फेमस है। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज था, वो क्या है? तो मर्चा राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है। इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, मतलब जीआई टैग के लिए, वो किसने सबमिट करा है? मर्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है पैडी कल्टीवेटर्स की। इन्होंने मतलब इनके बिहाफ में एप्लीकेशन सबमिट हुआ था फॉर द जीआई टैग और अब ये जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ पे ग्रो किया जाता है? वेस्ट चंपारण में। और इसे हम लोग मिर्चा या मर्चा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो ग्रेन है, ग्रेन साइज या शेप है, वो ब्लैक पेपर जैसा लगता है। अब आपको यहाँ पे हर एक चीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। द नेक्स्ट इज 75th फाउंडेशन डे ऑफ बीपीएससी। अभी इसका 75th फाउंडेशन डे था। मतलब ये कब आया था? मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of April 1949। ये बीपीएससी की बात करी जा रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of April 1949। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आप सबको पता है कि वो पटना में है, लेकिन ये पटना में पहले नहीं था, पहले ये रांची में था। पटना में इसको शिफ्ट किया गया 1st of April 1951। सो इस न्यूज में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि बीपीएससी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of April 1949 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1 मार्च 1951 से पटना में है। अब नेक्स्ट न्यूज है पटना मेट्रो लोगो। मतलब इसका लोगो दे दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज को कि पटना मेट्रो का जो लोगो है वो हमारे सीएम ने रिलीज करा। कब? 7th of April 2023। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये फैक्ट भी कि किस डेट को हुआ, मतलब डेट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 7th April 2023 को पटना मेट्रो लोगो रिलीज किया गया और हमारे सीएम ने रिलीज करा। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पटना मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोग्राम था वो हमारी बिहार कैबिनेट ने कब अप्रूव करा? 11th of June 2013। मतलब 2013 में अप्रूवल मिला इस प्रोजेक्ट को और 2023 में इसका लोगो आया और 2028 में ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और मतलब ये कमीशन मतलब शुरू हो जाएगा। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय 2028। अब इसका हम कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 20% कॉस्ट जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो बचे हुए 60% है वो हम एज अ लोन लेंगे। कहां से? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि इससे रिलेटेड जो लोन है वो हम वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं या एशिया डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, बट हम ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लोन ले रहे हैं। अब इसमें जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसे एज अ कंसल्टेंट, सलाहकार अपॉइंट करा गया है ताकि वो हमें मतलब सलाह दे सके, डायरेक्शंस दे सके रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पटना मेट्रो। इसकी लेंथ कितनी है फर्स्ट फेज में जो डेवलप करी जाएगी? 32.50 किलोमीटर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट करंट अफेयर। अभी रिसेंटली जो बिहार का स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने डिसाइड करा है कि जितनी भी डीजल पार्ट बसेस हैं उन्हें बैन कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से। और जो भी अर्बन एरियाज में जो भी डीजल पार्ट बसेस हैं उन्हें बैन कर दिया जाएगा।
अब इससे रिलेटेड ये तो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा डिसाइड करा है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जितने भी डीजल बस के ओनर्स हैं उन्हें ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि वो सीएनजी बसेस की तरफ स्विच कर सकें। आप ये देख सकते हैं, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ ग्रीन एनवायरनमेंट, और वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये जो ये जो डिसीजन है ये लिया गया है अंडर दिस क्लीन एनर्जी स्कीम, बिहार का क्लीन एनर्जी स्कीम। नाउ ये जो डीजल बसेस से हम सीएनजी बसेस की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी है वो क्या है, सब्सिडी देगी 30% का। अगर जो ओनर्स हैं डीजल बस ओनर्स, अगर वो नई बस खरीदने जाते हैं न्यू सीएनजी बसेस, तब उनको 30% का सब्सिडी दिया जाएगा, या तो 30% का सब्सिडी या 7.50 लाख। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है। जैसे अगर कोई बस खरीदी जिसमें 30% वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, और वो 7.50 लाख से कम है, तो उस केस में 30% वाली वैल्यू प्रोवाइड होगी। और अगर वो सीएनजी बस लेकर आए हैं जो ओनर है और उसका जो 30% है वो इस अमाउंट से ज्यादा है, तो वो अमाउंट नहीं दिया जाएगा, उसको मैक्सिमम 7.50 लाख ही प्रोवाइड होगा। देन नेक्स्ट न्यूज हमारे महाबोधि टेम्पल से है, जहां पे हमारे बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट लिया था, मतलब उन्हें एनलाइटमेंट मिला था। ये है बोध गया में। अभी इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि इस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वेस्ट फ्री एंड प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब इसको कर दिया जाएगा, इसको बनाया जाएगा वेस्ट फ्री एंड प्लास्टिक फ्री जोन। सो ये डिसीजन डिक्लेयर किया है कि हम इसे वेस्ट फ्री एंड प्लास्टिक फ्री जोन बनाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। ये जो महाबोधि टेम्पल है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 2002 में इसे दिया गया था, इसे रिकॉग्नाइज करा गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2002। एंड ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इट इज वन ऑफ द 4 होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध, क्योंकि यहाँ पे हमारे लॉर्ड बुद्ध जी ने दिस एनलाइटमेंट को अटेन करा था। अब ये तो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मतलब सेट ऑफ टेम्पल्स। तो यहाँ पे जो पहला टेम्पल था वो हमारे अशोका ने बनाया था, मतलब बिल्ड करा था, डेवलप करा था। वो था 300 BC में, और उसके बाद बहुत सारे टेम्पल्स आए हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो जो अभी का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है 5th to 6th सेंचुरी, मतलब सबसे पहला टेम्पल इसमें 3rd सेंचुरी BC में आया, उसके बाद काफी आए, और जो लास्ट है वो 5th to 6th सेंचुरी में आया। और स्पेशल बात ये है कि पूरा का पूरा टेम्पल ब्रिक में है और ये अभी तक वैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ इमेज देख सकते हैं महाबोधि टेम्पल का। देन नेक्स्ट न्यूज इज वैशाली महोत्सव। ये वैशाली महोत्सव सेलिब्रेट हुआ था वैशाली में, और ये 3 दिन तक चला था। ये हर साल होता है, मतलब इस साल भी 3 दिन तक हुआ है। आप इस इमेज में अगर देखें तो ये हुआ है 4 से 6 अप्रैल 4, 5, 6। वेन्यू क्या दिया है, वैशाली, फ्यूजन ऑफ पीस आर्ट एंड नॉलेज, वैशाली महोत्सव 2023। ये जो है 3 दिन तक चला था, 4th अप्रैल, 5th अप्रैल एंड 6th अप्रैल, और ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है टू मार्क दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीरा, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड महावीर जी हैं उनका जन्म वैशाली में ही हुआ था। तो ये स्टार्ट कब से हुआ है, 4th अप्रैल 2023, डेट आपको याद होनी चाहिए, 3 दिन तक चला था ये। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिहार जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, क्लीन फार्मिंग की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सारे स्टेप्स ले रहा है। तो अगर हम लोग अभी जो फार्मिंग करते हैं जिसमें हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी केमिकल्स हैं उसमें वो तो मानते हैं कि वीड्स को खत्म करने के लिए, पेस्ट्स को खत्म करने के लिए, लेकिन वो सॉइल में उसकी लीचिंग हो जाती है, सॉइल में एंटर करता है, जिससे वो हमारे फूड चेन सिस्टम में आ जाता है, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं जिसमें वो केमिकल्स होते हैं, या फिर वो हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। इसी वजह से हम मतलब एक तो ये हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं इनको यूज करके, इसी वजह से हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हम इन केमिकल्स को छोड़ सके, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सके और खुद को फिट रख सके। तो अभी हम इससे रिलेटेड न्यूज देखेंगे कि जो बजट था, जो लास्ट ईयर बजट था, उसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर से रिलेटेड एक न्यूज था कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि गंगा रिवर के आसपास है। वहां पे हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे
उससे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम मेन्योर्स यूज कर रहे हैं, ग्रीन लीफ मेन्योर्स, देन एनिमल मेन्योर्स, देन वर्मी कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में होता है कि जैसे आपने अभी यहाँ पे राइस इस सॉइल में इस पार्ट में ग्रो करा, देन आप नेक्स्ट में वहां पे पल्सेस ग्रो करें, सोयाबीन ग्रो करें या कुछ भी, देन उसके बाद आप वीट पे जाएं। तो क्रॉप रोटेशन से ये होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी है मेंटेन रहती है, और अगर आप पल्सेस जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रमोट होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, सॉइल नाइट्रोजन रिच होगा, जिससे क्रॉपिंग अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। सो क्रॉप रोटेशन इज अ गुड थिंग। देन नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री करें, जिससे हम लोग को मेन्योर मिले उस लैंड के लिए। हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें, फर्टिलाइजर नहीं बायो फर्टिलाइजर्स हैं। देन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो हर चीज हम यहाँ पे केमिकल फ्री यूज कर रहे हैं। ये जो है गंगा रिवर के आसपास जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अभी प्रोग्राम को लॉन्च करा गया है और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से जो ये डिसीजन लिया गया कि 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप जो भी हमने स्टार्ट कर दिया है उसमें हम ये जो एरियाज हैं, मतलब अभी 13 डिस्ट्रिक्ट में, पर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो। ये बिहार एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इसके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, मतलब स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च करेगी जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करेगा। अब हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार देख ले तो गंगा रिवर के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन सी, ये है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खागड़िया, भागलपुर, कटिहार एंड यहाँ पे मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना। तो ये है सारी मतलब ऑर्गेनिक कॉरिडोर में 13 डिस्ट्रिक्ट्स गंगा रिवर के अराउंड जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, और इनके सक्सेसफुल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रमोट हो। अब जैसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग गंगा रिवर के साइड हो रहा है तो इससे गंगा भी पॉल्यूट नहीं होगी। द नेक्स्ट न्यूज है बिहार का सेकेंड इथेनॉल प्लांट। जो बिहार का सेकेंड इथेनॉल प्लांट है वो आ रहा है मोतीपुर मुजफ्फरपुर। तो आप मुझे बताएंगे कि लास्ट ईयर ही न्यूज में था बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किधर आया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और ये जो पहला इथेनॉल प्लांट है 2022 में इनॉग्रेट करा गया था, न्यूज में भी था। एंड जो सेकेंड इथेनॉल प्लांट है वो अभी मुजफ्फरपुर में इनॉग्रेट किया गया है, कब, 6 अप्रैल 2023। देन अगर हो सके तो आप उसकी कैपेसिटी बता पाएं, जो पहला इथेनॉल प्लांट आया था तो भी अच्छा है, वरना आप मुझे यही बताइए कि वो कहाँ पे आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था। देन अभी ये इसकी जो कैपेसिटी, जो सेकेंड इथेनॉल प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 110 किलोलीटर का वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है पर डे फ्रॉम मेज। अब ये तो होगा इथेनॉल प्लांट। बिहार में टोटल 17 इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है जो कि जिनको अप्रूवल मिल चुका है बिहार में। अब स्पेशल बात ये है कि बिहार जो है फर्स्ट स्टेट है टू हैव इट्स ओन इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, जो कि उसने 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था अंडर दिस नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018। मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 ये सेंटर लेकर आई थी, और उसके बाद जो इसको इम्प्लीमेंट करा है वो हमारे बिहार ने इम्प्लीमेंट करा है 2021 में, द फर्स्ट स्टेट जिसका खुद का एक इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सहरसा। सहरसा ने अभी एक ऐप डेवलप करा है जिसका नाम है भूमापी, भूमि का मेजरमेंट मापना। ओके, सो इट्स द ऐप, ये एंड्रॉयड ऐप है, ये आपको एंड्रॉयड फोन में ही अवेलेबल होगा, आप इसे देख सकते हैं। और ये जो ऐप लाया गया है, सहरसा लेकर आई है फॉर लैंड मेजरमेंट, फॉर द सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, और टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ लैंड विच आर अंडर इंक्रोचमेंट। ये जो है लैंड डिस्प्यूट्स को भी प्रिवेंट करेगी। जो अगर लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे सारे लैंड है जो रजिस्टर हो जाएंगे, उनका डिजिटल रिकॉर्ड होगा, तो हम लैंड डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हैं तो उनको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सहरसा जो है, लास्ट ईयर ये भी न्यूज़ में था, इसने अपना ऑफिस मतलब ई ऑफिस प्रमोट करा था, कलेक्टरेट सिस्टम को मतलब पेपरलेस कर दिया था, सब डिविजन्स को पेपरलेस कर दिया था। आप इस भूमापी का यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, ऐसा है। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल ये आ रहा है, मतलब ये आने वाला है मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज, ये आ रहा है मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज, शेरपुर।
इसमें क्या होगा, जितने भी फॉरेस्ट के सिक या इंजर्ड एनिमल्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा और नेसेसरी केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये आप मान लीजिए फॉरेस्ट है और अगर कोई एनिमल को इसके अंदर इंजरी या कुछ भी होती है तो रेस्क्यू टीम उन्हें उठाकर लाती है यही वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में, जहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट नेसेसरी केयर प्रोवाइड किया जाता है और जब वो रिकवर कर जाते हैं तो उन्हें वापस से फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इज दिस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हमारे बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है ये, जो कि है वेस्ट चंपारण में। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है वो हम देखेंगे, बट रिसेंटली एक लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2021 वो रिलीज करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। कब? 9 अप्रैल 2023 को। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसका जो स्टेटस है वो थोड़ा गिर गया है, वेरी गुड से गुड कैटेगरी में चला गया है। और ये मतलब इसमें इन दिस MEE सिस्टम, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सिस्टम, और ये जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है इसमें टोटल 51 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया उनको असेस करा गया था, उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करी गई थी, जिसमें हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो स्टेटस है वो वेरी गुड से गुड हो गया है और इसकी जो रैंकिंग है वो है 38, मतलब 38 आउट ऑफ 51, और इसका स्कोर कितना है? ऑलमोस्ट 78%। सो 2010 में हमारे पास 8 टाइगर्स थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और एज पर द लेटेस्ट डेटा कलेक्टेड थ्रू द कैमरा ट्रैप्स और मैनुअली अभी यहाँ पे 51 टाइगर्स हैं एज पर दिस कैमरा ट्रैप्स और मैनुअल रिकॉर्डिंग। लेकिन ये जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो रिपोर्ट आई है, कितने टाइगर्स हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? 45। द नेक्स्ट जो न्यूज है वो है बिहार दिवस से रिलेटेड। ये जो बिहार दिवस है ये जापान टोक्यो में सेलिब्रेट हुआ था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये जापान में सेलिब्रेट हुआ था, टोक्यो में, वेन्यू में आप देख सकते हैं इसे, और ये हुआ था 3 अप्रैल 2023 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अप्रैल, ये आपको पता होना चाहिए डेट कि 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। किसे अपॉइंट करा गया है? अरविंद पनागरिया जी को। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, साथ के साथ ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे। तो अभी इन्होंने किसको सक्सीड करा है? डॉक्टर विजय पी भाटकर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अभी हमारे जो अरविंद पनागरिया जी हैं वो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं। नाउ बिहार को मिला है विश्वकर्मा अवार्ड। जो बिहार का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसे ये अवार्ड दिया गया है। किस फील्ड में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। और ये किस बिल्डिंग के लिए दिया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल बिल्डिंग विच इज बिल्ट इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉर द एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। नाउ ये दिया गया था जो अभी न्यू दिल्ली में इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट हुआ था, उसमें ये अवार्ड दिया गया है। किस फील्ड में दिया गया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड, और ये दिया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल बिल्ट इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इससे रिलेटेड आप एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कौन है? अशोक चौधरी जी। देन द नेक्स्ट इज स्टेट ट्रांसजेंडर आइकन किसे बनाया गया है? मोनिका दास जी को, फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट न्यूज इज साइबर पुलिस स्टेशंस। हमारे बिहार में तो साइबर पुलिस स्टेशंस अभी नहीं है, लेकिन प्लान किया जा रहा है कि 44 साइबर पुलिस स्टेशंस लाए जाएं अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी देखिए हमारे बिहार में तो नहीं है, लेकिन हमारे नेबरिंग स्टेट्स में तो हैं, जैसे झारखंड में 7, यूपी में 18, बट बिहार में प्लान कर रहे हैं कि 44 साइबर पुलिस स्टेशंस लाएं टू डील विद द राइजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन स्प्रेड हो रहा है, इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है, तो साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे ही, तो बिहार में भी इसकी जरूरत अब है इसी वजह से। चलिए आपके लिए क्विज है, आपने सहरसा से रिलेटेड कौन सा न्यूज पढ़ा था आप वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन वाल्मीकि नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड आपने क्या न्यूज पढ़ा था? और ये वैसे तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता ही होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देन यहाँ वैशाली में क्या सेलिब्रेट हुआ था आप वो बताएंगे।
गया में क्या डिक्लेरेशन हुआ है महाबोधि टेम्पल से रिलेटेड, वो भी बताएंगे। वैसे मैंने आपको थोड़ा तो बता ही दिया इसमें। देन मुजफ्फरपुर, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है वो भी आप बताएंगे। इसके आगे भी आपके लिए क्विज है। नेक्स्ट हम करेंगे ये जीआई टैग्स ऑफ बिहार। जीआई टैग अभी तो हमने देखा स्टार्ट ही इसी से करा था, मर्चा राइस से। तो जीआई टैग दिया जाता है, मतलब इसे पहले तो हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर आप इसे हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिन्हें एक मतलब उन्हें एक तरीके से रिकग्नाइज किया गया है स्पेशल रीजन के लिए, मतलब वो उस ज्योग्राफी के लिए स्पेशलाइज्ड है। उस जैसे अगर हम बात करें तो मिथिला मखाना, वो उस मिथिला वाले रीजन का स्पेशल प्रोडक्ट है, उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए वो जाना जाता है, और इसकी कोई कॉपी ना क्रिएट कर सके। जैसे हर जगह का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वैसे ही उसे ये टैग दिया जाता है ताकि उसकी कोई कॉपी ना प्रोड्यूस कर सके। नाउ अब ये जो है जीआई टैग, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। बिहार को जीआई टैग मिला है सिक्की ग्रास, ये मिला है नॉर्थ बिहार को। ये एक तरीके का हैंडीक्राफ्ट है। और ये है एप्लीक आर्ट, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ये भी बिहार को दिया गया है इसके लिए। अब बिहार में भी कुछ स्पेशल दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, वो आप मुझे यहाँ बताएंगे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो बिहार को जो सबसे पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था मधुबनी पेंटिंग के लिए 2007, 16 मई 2007। उसके बाद सुजनी एम्ब्रॉयडरी हैंडीक्राफ्ट एंड शाही लीची। आप मुझे इसमें डिस्ट्रिक्ट्स बताएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स का है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सके तो आप बता सकते हैं। सुजनी एम्ब्रॉयडरी हैंडीक्राफ्ट एंड शाही लीची, इनको भी दिया गया था ये जीआई टैग। लेकिन ये जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी हैंडीक्राफ्ट है इसे 23 नवंबर 2007, देखिए डेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला वाला है वो मधुबनी को मिला है, पहला जीआई टैग मधुबनी को दिया गया है। और अभी मर्चा राइस, ये आपको पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में जिसे जीआई टैग मिला है। सिलाओ खाजा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का जीआई टैग है आप ये बताएंगे, ये फूड स्टफ में दिया गया है। देन मगही पान, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, मैंने एरो बताया है। आप मुझे डिस्ट्रिक्ट्स बताएंगे कि मगही पान कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसे जीआई टैग, कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्पेशलिटी के लिए जहां पे ये स्पेशल है उसे जीआई टैग मिला है। देन भागलपुर सिल्क, कतरनी राइस एंड जर्दालू मैंगो, ये तीनों मतलब भागलपुर सिल्क, कतरनी राइस एंड जर्दालू मैंगो, इन तीनों के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये जीआई टैग दिया गया है। देन कतरनी राइस, एंड एक्चुअली कतरनी राइस ऑल भी डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, तो आप इनका भी नाम बताएंगे। देन बिहार को मिथिला मखाना के लिए 2022 में ही जीआई टैग मिला था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू।